अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आज हम 3 इश्यूज़ पर बात करेंगे। इमरान खान का अपने लोगों से इजहार ला ताल्लुकी, खबरदार फेक न्यूज़ का एक और सैलाब आने वाला है, भूटान भी पाकिस्तान से आगे निकल गया। तो ये हैं हमारे आज के 3 टॉपिक। उम्मीद है कि आप लोग खैरियत से होंगे। इमरान खान से बात का आगाज़ करते हैं, वैसे भी बरकत पड़ जाती है। तो इमरान खान ने अपने लोगों से इजहार ला ताल्लुकी किया है, और वजह क्या बनी है, कौन लोग हैं, कौन लोग ने जिन्हें तो इन्हें इजहार ला ताल्लुकी इमरान खान ने किया है। अब मसला ये है कि आपके नॉलेज में होगा, जो अगले दिन हमने एक इशू डिस्कस किया था वो मरीम नवाज़ वाला, के जो मरीम नवाज़ ने जो यूएई के रूलर हैं, जो उनके साथ जो मुसाफा किया, वो जितना डिस्कस हुआ और उस पर जितना इन्होंने मजाक बनाया। अब यह है कि वो तो चाह रहे थे कि मरीम नवाज़ का बनाएं, लेकिन उन्हें इस बात की समझ नहीं लगी। खैर परवाह भी नहीं करते, समझ लगने वाली क्या बात है। उन्हें ये आइडिया नहीं हुआ कि उन्होंने उसमें साथ जो हैं वो शेख साहब जो है ना वो भी नाल दड़े जा रहे हैं, जो सॉरी यूएई के जो मुत्तहिदा अरब अमारात के रूलर हैं। तो अब ये है कि इससे जो एक जो पीटीआई वाले हैं वो जिधर भी होते हैं या जिस जगह पे बैठे होते हैं पूरी दुनिया में, उनकी एक हर जगह पे वो दास्तानें तो छोड़ते जाते हैं। अब आपको याद है कि मैंने यूएई के हवाले से पहले भी बात की थी कि उधर जो को मुजाहरे वगैरह होते हैं उधर, उस पर भी उन्होंने नाराज़गी का इजहार किया। वो मुजाहरे जो हैं वो भी ज़्यादा पीटीआई वाले थे। इन्होंने जो अपने इधर के मसाइल हैं ना वो उधर जाके लेकर गए हुए थे, तो उस पर उन्होंने एक डिस्प्लेयर कन्वे किया था कि भाई जो सियासत है ना आप अपने मुल्क में करें, हमारे मुल्क में आकर इधर सियासत ना करें। अब यह है कि उनके जो रूलर हैं, हुक्मरान हैं, वो इधर आए हुए थे। अब वो मरीम नवाज़ से उन्होंने हाथ मिला लिया है, और इस पे जो इन्होंने किया है, तो अब पीटीआई को फील हुआ है कि ये काम तो गलत हो गया। ये बिल्कुल इसी तरह कि जैसे मोहम्मद बिन सलमान के हवाले से कोई इन्होंने को गैर जिम्मेदाराना किस्म के बयान दे दिए, तो उसके बाद फिर उन्होंने स्टेप बैक किया। अब ये है कि ये हैं तो पीटीआई के अपने लोग, लेकिन इमरान खान जो है उन्होंने उनसे इजहार ला ताल्लुकी किया। उन्होंने कहा जी कि भाई साडा इन्हां ना कोई तल्लक नहीं, जो इस तरह की बातें करते हैं। बेसिकली वो एक यूएई को एक पैगाम देना चाहते हैं जी कि एज अ पार्टी हमने कोई कैंपेन नहीं चलाई, साढ़े मुंडे है ही आइंदे ने, ठीक है। अब इनका क्या किया जाए, इनकी जो ट्रेनिंग हुई हुई है ये फिर किसी को नहीं देखते। तो उन्होंने अलबत्ता एक उससे एक फासला एक रखने की या पैदा करने की या फासले पर रहने की कोशिश की है कि भाई हमारा इन लोगों के साथ कोई ताल्लुक़ नहीं है। अच्छा, साथ ये है कि जो मुज़ाकरात का अमल है वो बड़ा एक इंट्रीगिंग सा होता जा रहा है। इंट्रीगिंग इस सेंस में कि हर एक दिन में ना कोई नई डेवलपमेंट होती है। कल जो है, कल ऐसे लग रहा था कि जैसे मुज़ाकरात होंगे ही नहीं। और जो पीटीआई वाले हैं वो कह रहे थे जी कि जब तक बानी तक हमारी रसाई नहीं होती तो हम मुज़ाकरात नहीं करेंगे। जो ख्वाजा आसफ़ हैं वो कह रहे थे कि जिस तरह के इमरान खान ने बयान दिए हैं उसके बाद उन तक रसाई देना जो है वो आप लोगों के साथ भी ज़्यादती है। तो उन्होंने कोई ट्वीट किया था जो कि बड़ा ऑफेंसिव किस्म का था। और उसके बाद यानी कि वो फ़ौज के बारे में भी था और बाकियों के बारे में भी था। यानी कि उन्होंने कहा जी कि जो शहबाज शरीफ है वो अर्दली है आर्मी चीफ़ का। अब ये है ना, हमारे सियासतदानों का भी अलमिया है। इमरान खान जब था तो ख़ुद क्या थे, यानी कि अभी जब ये कहते हैं जी कि मुझे नहीं पता, वो जी फ़लाँ चीज़ उन्होंने की, मुझे तो पता ही नहीं चला, ठीक है, मैं तो बिल्कुल ही बुद्धू जा बैठा सा हूँ। तो ये तो नहीं मसला ना। आप अपने आप को इस तरह साबित करते हैं, विक्टिम बन जाते हैं। विक्टिम जब बन जाते हैं फिर ये है कि आपकी अकाउंटेबिलिटी भी नहीं हो सकती। तो आप फिर प्राइम मिनिस्टर ही ना बना करें। अब यह है कि उनको एक तरफ कह रहे हैं अर्दली और दूसरी तरफ है कि गवर्नमेंट देना मुज़ाकरात, ठीक है। तो वो किस तरह चलने हैं, कैसे होने हैं। लेकिन यह है कि आज उनकी मुलाकात हुई है और उन्होंने बाद में आके कहा, उन्होंने कहा जी कि आप उनको तहरीरी तौर पे जो हमारे मुतालबात हैं वो बता दें। तहरीरी तौर पे कौन से मुतालबात हैं जी कि 9 मई जो है उस पर कमीशन बनाया जाए, और इसी तरह जो 26 नवंबर है उस पर भी बात की जाए। अब यह है कि इमरान खान के जो मुखालफिन हैं वो बात करते करते थक जाते हैं। इमरान खान तो थकते नहीं हैं। वो अभी 26 नवंबर पे जो उनकी पोजीशन है या जो 9 मई पे है उन्होंने उसी पर कायम रखना है और उसी पे अपने लोगों को साथ लेकर चलना है। तो लेट्स सी ये मुज़ाकरात ही चलते हैं या मुज़ाकरात किसी नतीजे पे पहुंचते हैं। फ्रैंकली मैं आपको बताऊं, मुझे तो इतनी ज़्यादा उम्मीद नहीं है कि इनका कोई कंक्लूड होना हो सकता है। मैं आपको पहले भी बताता हूँ कि बाज़ का जो एक बिहाइंड द सीन अगर कोई बातें चल रही हों, हो सकता है कि हमारे नॉलेज में ना हो। बाज़ का लोग अंदाजे भी, तुक्के भी लगा रहे होते हैं। मैं तुक्के की बुनियाद पे बात अवॉइड करता हूँ। मैं वैसे कह रहा हूँ कि अगर तो कोई ऐसी कोई बिहाइंड द सीन पहले ही कोई चीज़ें तय हुई हुई हैं तो उनका तो हमें आइडिया नहीं। लेकिन जिस अंदाज में अगर जो मुज़ाकरा चल रहे हैं अगर यही होना है तो ये जो हो रहा है इसको फिर मुज़ाकरात कहते हैं या इनके नतीजे में कुछ किसी मंतकी अंजाम तक चीज़ें पहुँचेगी, मुझे नज़र नहीं आता। और बाय द वे
मेरा अपनी अंडरस्टैंडिंग ये है कि कोई ऐसा कोई बिहाइंड द सीन भी कुछ नहीं चल रहा, ये भी वैसी बातें हैं जी कि होगा या ये होगा वो होगा। अब यही देखें ना कि वो हमने उस दिन डिस्कस किया था, उस दिन भी मैंने आपको बताया था कि बज़ाहिर 2 दफ़ा फ़ैसला अल्तवा का शिकार हुआ है, तो पता नहीं क्या मामला चल रहे हैं। लेकिन बाद में इमरान खान ने खुद कहा, उसने कहा जी कि तुसी मेरे फैसले का क्यों लेट क्यों कर रहे हो, जो आपने फ़ैसला सुनाना है वो सुनाओ। तो उससे तो ये तासर मिलता है कि कोई ऐसे कोई बिहाइंड द सीन नहीं चल रही। इसका मतलब एक ये भी हुआ कि ये गवर्नमेंट लेवल पर नहीं चल रहे, कोई जज साहब जो हैं उन्होंने कोई अपनी ज़ाती मसरूफियात या वजूहात की बुनियाद पे कोई उसको लेट कर रहे हैं, तो उसका हमें नहीं आइडिया। लेकिन अब कह रहे हैं जी कि कोई 11 को फैसला आ जाएगा, देखने हैं कि 11 की चंचड़ आते हैं। लेकिन ये है, अब जो है कि अगली जो स्टोरी है वो बड़ी डिस्टर्बिंग है, और वो ये है कि ख़बरदार फेक न्यूज़ का एक और सैलाब आने वाला है। आई डोंट नो कि मैंने आप लोगों से बात की थी या नहीं की थी। बात क्या थी? बात ये थी कि जो ट्रंप इंतज़ामिया आ रही है, ट्रंप इंतज़ामिया के जो रेगुलेटर्स हैं, जो मुख्तलिफ उनके रेगुलेटरी अथॉरिटीज़ हैं, उनके जो सरबराह बनने हैं, वो पहले ही वो चाह रहे हैं कि जो है ना झूठ का हर तरफ राज हो। उनकी नज़र में जो भी बातें करेंगे ना वो सारी चलनी चाहिए जो कि पहले सेंसर होती हैं। ट्रंप को जो ट्विटर को जब से जो एलॉन मस्क ने बाय किया हुआ है, ख़रीदा हुआ है, तब से इधर तक तो हर चीज़ हर गंदबला अब चल रही है। फेसबुक वाले और जो फेसबुक के बाकी जो थे, इंस्टाग्राम वगैरह था, और या इवन व्हाट्सएप, उस पे उन्होंने कुछ चीज़ें कंट्रोल करने की कोशिश की थी कि इंटरनेशनल फैक्ट चेकिंग नेटवर्क था जर्नलिस्टों का, उनके साथ भी कोऑर्डिनेट कर रहे थे। वो जो फैक्ट रन करते थे कि फ़लाँ स्टोरी जो चल रही है वो झूठी है, तो ये भी उधर एक अलर्ट जनरेट कर देते थे। और इसी तरह जो यूट्यूब वाले हैं वो भी इस मामले में काफ़ी मुख्तात थे। अगरचे उनकी कई पॉलिसी से हम भी डिसएग्री करते हैं, मसलन ये है कि गज़ा के हवाले से उनकी पॉलिसी डिफरेंट थी, लेकिन बाकी इतनी कोई फ्री फ्लो नहीं था कि जो भी आप किसी हद तक वो चीज़ों को मैनेज कर रहे थे। अब यह है कि जो ज़करबर्ग गया उसने तो आगे ऐलान कर दिया, उसने कहा जी कि हम जो है ना अपने फ्री स्पीच प्रिंसिपल पर चलेंगे, और हम वो फैक्ट चेकिंग नेटवर्क के साथ अपना राब्ता मुनक़ता कर रहे हैं। उनको कह दिया जी वो पॉलिटिकली बायस हैं। अब बायस क्या होता है? अब मैं अगर एक जर्नलिस्ट हूँ, हमारे यहाँ न्यूट्रलिटी का भी म्यार ना लोगों ने बड़ा अजीब रखा हुआ है कि मैं अगर एक बंदे के पर तनकीद करता हूँ तो उसके मुखालिफ पर भी तनकीद करूँ तब मैं न्यूट्रल हूँ। ओ भाई, क्यों मैं करूँ हर एक पर? अगर एक काम एक बंदे ने गलत किया है तो दूसरे को मैं उसका ज़िम्मेदार क्यों करार दूँ? दूसरा, अगर एक बंदे ने एक गाली निकाली है, दूसरा जो है उसने 20 दफ़ा निकाली है, तो मैं उनका भी कंपैरिजन आपस में इस तरह से नहीं हो सकता। अगर मैं फिर करूँगा जी कि इसने तो चलें एक दफ़ा की है, दूसरा जो है ये तो हैबिचुअल अब्यूज़र है, तो फिर उस पर भी इतराज़ होता है। अब यह है कि फैक्ट्स जो होते हैं ना, फैक्ट किसी के नहीं होते, ठीक है? वो पॉलिटिकली भी न्यूट्रल होते हैं। वो किसी की फेवर में भी जा सकते हैं, किसी के अगेंस्ट में जा सकते हैं। अगर आप एक बंदा को ज़्यादा झूठ बोल रहा है तो ऑब्वियसली करेक्शन भी ज़्यादा उसकी रन होगी। मार्क ज़करबर्ग की नज़र में वो उसके ख्याल में वो बायस था उनका। दूसरा फिर यह है कि जो मार्क ज़करबर्ग है उसको लगा कि अब तो ट्रंप आ गया तो ये तो हमें छोड़ेगा नहीं। ट्रंप पहले उसको भी धमका चुका है और उसका एलन मस्क के साथ भी लड़ाई है। कोई वैसे कंजर आ गए ने, सही बात है, यानी कि अब जो है ना इधर अमेरिका में भी कोई अजीब किस्म के लोग आ गए हैं। ये वो ममालिक हैं जिनकी हम मिसालें देते थे, अब इनके हालात आपस में ये हैं। अब यूरोपियन यूनियन ने भी उनको थ्रेट कर दिया है। ये जो इधर पाकिस्तान की तरफ आ रहे हैं ना, इन्हों की लड़ाइयाँ यूरोप तक ही उत्थे ही आपस में लड़ते हैं इन्होंने। आज फ्रांस ने उनको थ्रेट किया है, ट्रंप इंतज़ामिया को। उन्होंने कहा जी कि अगर इन्होंने जो यूरोपियन यूनियन के बॉर्डर चेंज करने की कोशिश की तो हम इस चीज़ को टारगेट नहीं करेंगे। वो क्यों कह रहे हैं? ट्रंप के अजीब जी बोंगियाँ मारता है। वो कहता है जी कि वो एक ग्रीनलैंड एक एरिया है जो डेनमार्क के पास है, वो कहता है मैंने ख़रीदना है। पहले भी 2016 में आया था तो तब ये कह रहा था, अभी भी वो कह रहा है। बल्कि उसने को प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी इस चीज़ को डिनाई नहीं किया कि वो नहीं ख़रीदेगा, बल्कि प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद उसका बेटा ग्रीनलैंड का आगे चक्कर भी लगा के आ गया। तो उन्होंने इस पर थ्रेट किया। उधर से जो यूके वाले हैं वो उनकी एलन मस्क के साथ लड़ाई चल रही है। यूरोपियन यूनियन पर प्रेशर आ रहा है कि एलन मस्क के ख़िलाफ़ एक्शन लें। उधर जो इंतहापसंद जमातें हैं उनको वो प्रमोट कर रहा है। अभी उसने एक जो हिटलर की हमायती पार्टी है, उधर हिटलर हमायती पार्टी जर्मनी में, उनके साथ उसकी जो लीडर है उसके साथ वो कोई एक अपना प्रोग्राम करना चाह रहा है ट्विटर पर। तो ओवरऑल जो है ना, यानी कि इस पे एक बहुत बड़ा एक सलाब आ रहा है झूठ का, कि जो फेसबुक भी कर रहा था वो भी बंद कर देगा। नीचे ये है जी कम्युनिटी नोट्स, लोग लिखते रहें जी फ़लाँ बात गलत है, ये ठीक है, और आप जो है चलाते रहें।
हर बंदा जो है ना, हर बंदा अपनी अपनी मर्ज़ी की ख़बरें पढ़ रहा होता है। अब इसको आप ऐसे समझें कि जैसे कोई बच्चे हैं या इवन बड़े हैं, उनको एक चीज़ है जो उनकी सेहत के लिए अच्छी नहीं है, लेकिन वो उसके बड़े एडिक्टेड हैं, वो खाना चाहते हैं, उनको मज़ा आता है। आप उनको बोलते रहें, ये जो बात होती है ना, जो लोगों का एक ख्याल होता है कि अगर लोगों तक सही बात पहुंच जाए तो वो उसके बाद झूठ पे यकीन नहीं करते, ये बहुत बड़ा झूठ है। आप इसको इस तरह से खुराक के हवाले से सोच लें कि एक चीज़ जो लोगों को अच्छी लगती है, उनको टेस्ट डेवलप हुआ है, वो ज़रूरी नहीं कि उसको झूठ समझ के ले रहे हैं, उनका जो बायस है उससे मिलती है, उसको जो वैलिडेट करती है कोई ऐसी इन्फॉर्मेशन। तो आप जो है, यानी कि अगर कोई ऐसी फूड है, आपको उसको बच्चों की या बड़ों की जिनके लिए वो अच्छी नहीं है, अगर आप उनको सिर्फ बताते रहेंगे कि ये गलत है, इसको नहीं खाना चाहिए, वो बाज नहीं आते। हाँ, ये है कि उसकी सप्लाई कम करके उसका हल यही है कि आप उनको वो फूड ना दें। ये नहीं कि आप इधर रख दें और साथ बताते रहें जी कि ये देख लें कि ये फूड जो है इसमें फ़लाँ फ़लाँ प्रॉब्लम है, तो बेहतर ही है कि आप ना खाएं। और आपका बड़ा बोलपन है कि आपकी बातें सुन के तो वो छोड़ दें। कि मैंने तो ऐसे हार्ट के पेशेंट देखे हैं कि जो बाईपास करा के ना, तो बाद में आके तो उन्होंने सिगरेट पी है, डॉक्टर उनको मना करते रह जाते हैं, लेकिन वो बाज नहीं आते। तो ये फेक न्यूज़ की भी ये हालात हैं। तो अब ये जो इन्होंने फ्री स्पीच का एक काम शुरू किया हुआ है ना, फ्री स्पीच बेसिकली ये है कि इनका बिज़नेस है कि फ्री स्पीच के नाम पे आप झूठ फैलाते रहें जाएँ कि हम जो है ना जी, जज के एक सच के मामले में आर्बिटर नहीं हो सकते, हम ये फ़ैसला नहीं कर सकते कि क्या सच है। और मामा तो तुसी फैसला नहीं कर सकते, तो आपको चलाने की क्या ज़रूरत पड़ी हुई है? आप रहने दें फिर। जिनको फैसला करना आता है, ये फिर काम जो है वो न्यूज़पेपर्स पे टेलीविज़न पर छोड़ दें, उनकी अकाउंटेबिलिटी भी हो जाएगी। आप ये चाहते हैं कि प्लेटफॉर्म आपका इस्तेमाल हो, लेकिन और किसी जगह पर कोई बंदा उसको इस्तेमाल भी ना करे, ये सबसे ज़्यादा हम करें और उससे बिज़नेस भी हमें मिले, और हम कहें कि ये फ्री स्पीच है, और कई लोग जो हैं उनका एक एजेंडा भी उससे सर्व हो। एक नोबेल प्राइज़ विनर हैं जर्नलिस्ट, फ़िलिपाइन की हैं, अमेरिकन सिटीज़न भी हैं। तो उनका ये आया था, उन्होंने कहा कि जो अभी फेसबुक करने जा रहे हैं ना, इट्स लाइक वर्ल्ड विदाउट फैक्ट्स। कि ऐसी दुनिया में हम दाखिल हो रहे हैं कि जिधर जो है कुछ सच और झूठ की तमीज़ बिल्कुल ही ख़त्म की जा रही है। और ये इसकी वजह यह है कि अब ज़्यादा लोग सोशल मीडिया कंज्यूम करते हैं, तो अगर झूठ सच की तमीज़ ख़त्म हो गई, तो फिर उसकी बुनियाद पर लोगों ने क्या फ़ैसले करने हैं, वो जो उनको सुनना है, यानी कि वो उस तरह की बातें सुनेंगे। ये मैटर ही नहीं करता कि सच है, ये झूठ है। एनीवे, तो इंटरेस्टिंग टाइम्स अहेड। अब जो है, यानी कि हम अपने नेक्स्ट टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं, और वो ये है जी कि भूटान भी पाकिस्तान से आगे निकल गया। आपको याद है, यानी कि आपने सुनी होगी बातें कि जी वो जो साउथ कोरिया ना जी, वो हमारा एक 5 साल प्लान लेके तो वो तरक्की कर गया। कि जो पीआई है, इसने एमरेट्स एयरलाइन बनाई थी। अब देख लो पीआई का हाल, देख लो एमरेट्स एयरलाइन का देख लो। इसका मतलब यह है कि सिर्फ प्लान जो है ना वो जेब में डालने से, या किसी को मशवरा देने में, या कंसल्टेंसी देने में कि इम्प्रूवमेंट कोई एक एयरलाइन बिल्ड करने से, वो उससे भी बड़ा काम यह है कि उसको मेंटेन करना। आपने जो काम किया है उसका उस पर पहरा देना। हमारे यहाँ जो है ना, आइडियाज़ पर ही बात ख़त्म हो जाती है। अब जो मैं आपको स्टोरी सुनाने जा रहा हूँ, ये 2020 से शुरू होती है कि पाकिस्तान में और भूटान में दो मुख्तलिफ लेवल पर, ये नहीं है कि कोई आपस में उनका रब्ता था जी कि उनकी करना है, अपने अपने लेवल पर उन्होंने सोचा कि हमने क्रिप्टो माइनिंग करनी है। क्रिप्टो माइनिंग, जो लोग, आई डोंट नो कि आप में से कितने लोग हैं जो क्रिप्टो के अमल को समझते हैं, लेकिन आप ये समझें नहीं कि वो आपने बड़े बड़े कंप्यूटर होते हैं, और उसमें उन्होंने कोई मैथमेटिकल इक्वेशन है, वो सॉल्व करनी होती हैं। उससे जो क्रिप्टो करेंसी की जो ट्रांजैक्शंस हैं वो वैलिडेट होती हैं, और फिर उससे नए कॉइन्स भी जनरेट होते हैं, यानी कि वो उसके बदले में जो माइनर हैं उनको कॉइन्स भी मिलते हैं और पैसे भी मिलते हैं। इस केस में ये था, और इसमें पैसा लगता है, यानी बिजली बहुत खर्च होती है। अब केपी में बेसिकली ये प्लान केपी में तैयार हो रहा था। उसमें दो लोग थे, एक वकार ज़का और एक गुलाम अहमद रूमी। गुलाम अहमद रूमी जो हैं, ये माइनिंग ख़ुद किया करते थे क्रिप्टो करेंसी की। तो इन्होंने कोई एक दो अपने को प्रोजेक्ट अपनी कैपेसिटी में लगाए भी हुए थे केपी में। तो इन्होंने केपी गवर्नमेंट को कहा कि आप जो है बेशक इनको एज अ पायलट प्रोजेक्ट ले लें, लेकिन इस पर को आगे काम शुरू करें। टू देयर गुड लक, या ये एक खुशकिस्मती की बात समझ लें कि उस टाइम के जो एडवाइज़र थे साइंस एंड टेक्नोलॉजी के, उधर ज़ियाउल्लाह बंगश, उनको ये आइडिया पसंद आया कि यार इससे तो केपी के बड़े मुआशी मसाइल हल हो जाएंगे। उन्होंने कोई एक रेजोल्यूशन भी पास कराई केपी असम्बली से कि हमें इस पर काम करने की ज़रूरत है, और साथ कोई एक कमेटी भी बन गई कि जो
कोई इसके मामले में कोई एजेंडा वाजे करेगी, एक रोड मैप तैयार करेगी कि किस तरह हमने इस पर बढ़ना है। कोई एक लॉ भी तैयार हो गया और वो लॉ उधर कैबिनेट के पास जाना था, कैबिनेट से होता हुआ फिर वो असम्बली, जो सूबाई असम्बली है, उसमें पास होना था। जिस दिन कैबिनेट में वो पेश होना था उससे एक दिन पहले ज़िया-उल हक बंगश को वज़ीर आज़म इमरान खान के दफ्तर से कॉल गई। उन्होंने कहा कि आप इस ये क्रिप्टो के मामले को फॉलो करना छोड़ दें, इस पर हमें कोई ज़रूरत नहीं है। वो मामला उधर रुक गया। वो ज़िया-उल हक बंगश भी उस पर बहुत ज़्यादा डिसहार्ट हुए और उन्होंने रिज़ाइन भी कर दिया एडवाइज़रशिप से। हमारी चीज़ें इधर रुक गई। उससे पहले जनाब वो रेजोल्यूशन आ रहा है, रॉयटर्स इंटरनेशनल न्यूज़ एजेंसी है, वो ख़बरें चला रही है जनाब कि इतने तो बड़ा कम हो गया क्रिप्टो, KP वाले तो बहुत आगे निकल चले ने। और ये जो हम आमतौर पे बातें करते हैं ना जी कि हमारे जो है वो फ़लाँ मुल्क ने हमें तरक्की नहीं करने दी, हमारी अपनी नालायकी बहुत ज़्यादा है। हमें किसी बाहर के मुल्क को आके उसको कोई ज़रूरत नहीं है कि वो आपको रोकता रहे, यानी कि हम खुद ही इतने नालायक हैं। हमारी सबसे ज़्यादा साजिशें ये होती हैं। अच्छा, अब यह है कि पाकिस्तान ने तो कुछ नहीं किया, ये तो बैठ गए। इन द मीन वाइल भूटान वाले शुरू हुए। उन्होंने 1-2 साल पहले को क्रिप्टो माइनिंग की। एक तो उन्होंने सरकार यानी कि गवर्नमेंट लेवल पर की, दूसरा उन्होंने आगे क्रिप्टो करेंसी में इन्वेस्टमेंट करना शुरू कर दी। कोई उनके और किसी को उन्होंने पता नहीं चलने दिया, ऐसे ही उन्होंने चलाया जैसे पाकिस्तान ने अपना एडमी प्रोग्राम खामोशी से कर रहे होते। भूटान एक गरीब मुल्क है, अगरचे छोटा मुल्क है, आबादी भी को 8 लाख है। जो हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी के उनका जो पोटेंशियल है वो आप समझें कि कोई 24,000 मेगावाट बिजली पैदा हो सकती है। अभी तो कुछ पैदा कर भी रहे हैं, कोई इंडिया को बिजली भी फ्राहम करते हैं। और अभी उनके पास मज़ीद जो वाटर रिजर्वायर्स हैं कि जिसमें मज़ीद आगे डैम बन सकते हैं या जो पानी से बिजली पैदा हो सकती है। हमारे KP में जो बिजली पानी से बिजली पैदा करने की कैपेसिटी इतनी है कि 30,000 मेगावाट इधर से हो सकती है। 30,000 मेगावाट वाले जो उन्होंने कुछ नहीं किया, वो जो हैं उन्होंने काम शुरू कर दिया क्रिप्टो पे। अब ये है कि 2024 के कह लें या अभी तो 2025 हो गया, भूटान जो है वो दुनिया का 5वां बड़ा मुल्क बन गया जिधर जिनके पास क्रिप्टो करेंसी हैं। पहले नंबर पे अमेरिका, दूसरे नंबर पे UK, दूसरे नंबर पे चाइना, तीसरे नंबर पे UK, चौथे नंबर पे यूक्रेन और 5वें नंबर पे भूटान। यानी कि एक छोटा सा टाइनी कंट्री कि जिसके पास बिटकॉइन है। उनके पास जो बिटकॉइन है उनकी जो वर्थ है वो कोई $1 बिलियन से ज़्यादा है। और वो उधर अपने मुलाजमीन की तनख्वाहें बेचने के लिए भी देने के लिए भी बाज़-औक़ात वो कोई थोड़े से सिक्के बेच के तो अपना काम चला लेते हैं। बाज़-औक़ात वो अपने मुख्तलिफ जो डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स हैं उनकी फ़ंडिंग कर लेते हैं। इधर KP की हालात ये हैं कि इधर तनख्वाहें देने के पैसे नहीं हैं, लेकिन उनके पास कोई बिटकॉइन भी नहीं है कि जिनको बेच के वो कर लें। और सिर्फ ये KP का मसला नहीं है, ओवरऑल पाकिस्तान का है। नाजरीन, ये ज़हन में रखिएगा कि हमने अगर तरक्की करनी है, एलन मस्क जो है ये किसी अमीर आदमी का बेटा नहीं था। इसने ब्रेक थ्रू टेक्नोलॉजीज़ में इन्वेस्ट किया और मार्केट ओपन थी, उधर कोई लोग ही नहीं थे, कंपटीशन नहीं था, उसने रिसर्च की, वो आगे निकल गया। यानी कि वो दुनिया का अमीर तरीन आदमी बन गया। अब अगर हम जो लोगों ने बाकियों ने रास्ता एक फ़ॉलो करके आगे तरक्की की है, अगर हम उस पर चलेंगे तो हम जो है उनसे पीछे रहेंगे जो हमसे ऑलरेडी आ गए हैं। दूसरा तरीका ये है कि जो नई टेक्नोलॉजीज़ आ रही हैं, अगर आप उनको जल्दी एम्ब्रेस कर लेंगे, अडाप्ट कर लेंगे, उनसे बेनिफिट लेंगे और आप आगे निकल सकते हैं। हमारे यहाँ जो है हमारे यहाँ अभी तक इस बारे में सोच नहीं है। भूटान जैसा मुल्क जो है, यानी कि वो सिर्फ क्रिप्टो करेंसी में नहीं बल्कि उन्होंने ब्लॉकचेन का ओवरऑल, ब्लॉकचेन वो टेक्नोलॉजी है जिस पे क्रिप्टो का सारा ये जो ट्रांजैक्शंस वगैरह होती हैं, सारा ये मशीनरी चलती है, तो उन्होंने ब्लॉकचेन को बड़ा इस्तेमाल करने, अपनी गवर्नेंस को इम्प्रूव करने के हवाले से उन्होंने डिजिटल ID अपनी बनाई है जो कि यानी कि हर जगह पर एक बंदे की एक ही ID इस्तेमाल होगी। बाय द वे पाकिस्तान अभी उस पर लेजिस्लेशन कर रहा है। भूटान जो है वो बना के आगे कोई 1-2 ममालिक हैं उनको वो इस मामले में इंट्रोड्यूस कराने में उधर हेल्प भी कर रहा है। वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पे काम कर रहे हैं। अभी यही देख लें, हमारा जो UAE है, UAE जो है वो क्रिप्टो का इस टाइम कैपिटल बना हुआ है। अभी उन्होंने इतनी रेगुलेशन कर ली हैं, अमेरिका ने नहीं की, लेकिन उन्होंने इधर करके तो सारी इन्वेस्टमेंट इधर ले आए हैं। वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पे लीडर बनते जा रहे हैं। उन्होंने स्पेस टेक्नोलॉजी में, इवन उनका जो अमेरिका के साथ ताल्लुकात हैं, वो डिप्लोमेसी में भी जो है ना वो एक स्पेस अटैची भी आता है, यानी कि जो उनके सफारतखाने में होता है, वो इस लेवल पे जा रहे हैं। और हम जो है ना अभी तक वही एक रवायती तरीके और पुराना जो तेल दी थे, रिफाइनरी ले आओ, फलान ले आओ, वो चीज़ ले आओ, हम जो है ये इस टेक्नोलॉजी की तरफ नहीं जा रहे।
और मुझे डर है कि हम दोबारा से कहीं पीछे न रह जाएं। तो नाज़रीन, मुझे दें इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।